ठीक है, हम फास्ट एक रिकैप ले लेते हैं। सबसे पहले इंपॉर्टेंट हमको बता रखा है व्हाट इज फिजिकल चेंज एंड व्हाट इज केमिकल चेंज। द मेन डिफरेंस उनके बीच में क्या होता है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन, तो वो हो जाएगा केमिकल चेंज। ठीक है, यही बात हमको याद रखनी है। फिजिकल चेंज में क्या होता है, कंपोजिशन चेंज नहीं होती है। केमिकल चेंज में इसमें क्या होता है, कंपोजिशन चेंज हो जाती है, न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है। इनके बीच में डिफरेंसेस बता रखे हैं यहाँ पर। ओके, द आइडेंटिटी ऑफ सब्सटेंस इज मेंटेन। जैसे वाटर जो है, ठीक है, वाटर आइस और वाटर वेपर तीनों का कंपोजिशन होता है H2O। ठीक है, भले ही वो वन फॉर्म से अनदर कन्वर्ट होते हैं लेकिन उनकी फिजिकल में कोई चेंजेस नहीं आता है। ठीक है, अब जैसे केमिकल रिएक्शन जो भी होती है जिसमें क्या हो जाता है, एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, तो इसको कहते हैं केमिकल चेंज। ठीक है, इसमें क्या हो जा रहा है, इंडिविजुअल जो आपका H2 और O2 था और जिससे बन रहा है आपका वाटर। ठीक है, तो वाटर जो बना है उसकी प्रॉपर्टीज ना तो हाइड्रोजन से मिलती है, ना ही उसकी प्रॉपर्टीज ऑक्सीजन से मिलती है। फिजिकल चेंज कैसा होता है, वो टेम्परेरी चेंज होता है और सब्सटेंस क्या होते हैं, वापस उसकी ओरिजिनल स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है, अगर गैस को आप कूल कर दोगे तो वो लिक्विड बन जाएगी, लिक्विड को और कूल कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आइस बन जाएगी। ठीक है, लेकिन केमिकल चेंज क्या होता है, परमानेंट होता है। एक बार हाइड्रोजन से आपने ऑक्सीजन को ऐड करवा दिया तो वाटर बन जाता है, फिर ऐसा नहीं है कि आप वापस हाइड्रोजन और वाटर इजीली बना पाओ। ठीक है, इजीली नहीं बना सकते हैं, मैं यहाँ पर एक शब्द बोल रहा हूँ, इजीली नहीं बना सकते हैं। बना सकते हैं, हाइड्रोजन अलग कर सकते हैं, ऑक्सीजन अलग कर सकते हैं, बट दैट इज वेरी हेक्टिक प्रोसेस। ओके, चेंज इज परमानेंट। वाटर बन जाता है तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि पहले आपने क्या करा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को सिर्फ पास पास लाए वो वाटर बन गया इजीली। ओके, पर ऐसा नहीं है कि अब जैसे इजीली आपने ऐड करा था वैसे ही इजीली आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निकाल लो। Third point is that no new substances form, new substances form. Heat change may or may not, अगर फिजिकल चेंजेस में होता है कि हीट चेंज कभी हो नहीं हो, लेकिन केमिकल चेंज में तो हमेशा हीट रहती ही है। ठीक है, हीट एक्सचेंज होता ही है। Last point, only the physical state or some of the physical properties of the substance are changed. And in the chemical change, the substance after the change cannot come back to the original state even with the cause of withdrawal। सेम चीज जो मैंने आपको बताई वही बता रखी है। उसके बाद यहाँ पर केमिकल रिएक्शंस बता रखी है, जो हमने डिस्कस कर रखा है हमारे पीपीटी में, कि सब्सटेंस अगर केमिकल चेंज में जाता है जिसमें न्यू सब्सटेंस बन जाता है विद द एंटायर न्यू प्रॉपर्टी, उसको आप कहते हैं केमिकल रिएक्शन। ओके, अब केमिकल रिएक्शन कैसे हमको पता चलती है, होती है, वो भी इंडिकेशन मैंने आपको बता दिया था। और यहाँ क्या बता रखा है, द रिएक्शन मस्ट अकर बिटवीन फिक्स क्वांटिटी ऑफ रिएक्टेंट। ओके, अब यहाँ पर एक बात बता रखी है, रिएक्टेंट जो रिएक्ट करते हैं ना, वो एक फिक्स क्वांटिटी में रिएक्ट करते हैं। जैसे आपको C+O2 गिव CO2 है, तो वहाँ पे एक कार्बन का एटम है वो एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से रिएक्ट करता है तो बनती है CO2। ऐसा नहीं होता है कि उनके मतलब कि बीच की स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाएगी तो भी आप CO2 बना सकते हो। ठीक है, फिक्स रेशियो होता है तभी रिएक्शन वो प्रोसीड होती है। फिर वो फॉलो करती है केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कन्वर्जेशन ऑफ मास, दैट मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। वो जितना रहता है उतना ही रहता है रिएक्शन के पहले और रिएक्शन के बाद। टोटल मास अगर 1 किलो है, ठीक है, अगर आपने पहले रिएक्टेंट लिए हैं 1 kg रिएक्टेंट है, उसमें A+B है, ठीक है, बाद में फॉर्मेशन हो गया C+D का, तो टोटल मतलब कि आपके पास पहला जितना था बाद में उतना भी हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि रिएक्शन आधी ही हुई है तो आधा किलो रिएक्टेंट में रहेगा, आधा किलो प्रोडक्ट में रहेगा, लेकिन टोटल क्वांटिटी जो है वो 1 ही रहेगी। फिर उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, ओके, वर्ड इक्वेशन। हम क्या कर रहे थे, जितनी भी केमिकल रिएक्शन थी उसको वर्ड की फॉर्म में लिख रहे थे। ठीक है, लेफ्ट साइड को बोला रिएक्टेंट, राइट साइड को बोला प्रोडक्ट। ओके, उसके बाद हमने क्या करा था, ठीक है, उसके बाद हमने सिंबल्स यूज कर लिए थे, इजी रहता है, हमको इसमें पता भी चल जाता है कौन सा एटम है कौन सा मॉलिक्यूल है। ये हमारी बहुत सिंपल चीज थी। अच्छा, ठीक है, उसके बाद मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता था हाउ टू मेक अ कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड आप कैसे बनाते हो उसके लिए यहाँ पर मैं आपको कुछ बता देता हूँ। यहाँ पर जिसके ऊपर भी माइनस चार्ज रहता है उनका नेम ऑफ आयन यहाँ पर बता रखा है। ठीक है, ओके, लेफ्ट साइड में पहला, फिर -2 पे एक टेब कॉलम बता रखा है -2 चार्ज, लास्ट में बता रखा है -3 चार्ज, जिन पे -3 चार्ज होता है उन आयंस के बारे में बता रखा है। तो ये एक्चुअली आपको याद होने चाहिए कि
किस आयन पे कितना चार्ज होता है, ठीक है, चार्ज होता है, या फिर आप उनकी वैलेंसी भी कितनी होती है, उससे भी इन चीज़ों को अंदाजा लगा सकते हो। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जो चार यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो 4 आपको यहाँ दिख रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर दिया मैंने, इन सब का वैलेंसी होती है -1, क्योंकि ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है, इनके पास, ओके ओके, हाँ, इनको इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ओके, और ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लेते हैं। चलो, आपने पीरियोडिक टेबल अभी तक देखी है कि नहीं देखी है? यस सर, देखा है। देखिए सर। सर, यस सर। ठीक है, तो आपको ये पता है ब्रोमीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? ओके, एटॉमिक नंबर आपने देखा है क्या होता है? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, मैं एक 5 मिनट और आपका वेस्ट करूंगा, लेकिन पीरियोडिक टेबल मैंने आपको नहीं बताई है, तो एक्चुअली मैं आपको पहले पीरियोडिक टेबल बता देता हूँ। ओके, आपके सामने पीरियोडिक टेबल सबको दिख रही है? यस सर। सर। ओके, तो पहले कुछ चीज़ें आप समझ लो। मेटल और नॉन मेटल फाइंड करने के लिए यहाँ पर क्या होती है, एक जिगजैग लाइन है, ठीक है, ये जो जिगजैग लाइन है, इससे आपको पता पड़ जाएगा कि इसके लेफ्ट साइड जितने भी हैं, यहाँ सब क्या है, मेटल्स हैं, ये सब मेटल्स हैं। इसके राइट हैंड साइड जितने भी यहाँ दे रखे हैं ऊपर साइड, ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। लास्ट वाली जो लाइन है यहाँ पर, हीना, नीना और करीना, सब रानी की जेरोक्स। तो ये जो लास्ट ग्रुप आपको दिख रहा है, ठीक है, हीलियम हीना, नियॉन नीना, ए आर और के आर करीना, जिनॉन जो है आपका जेरोक्स, और आर एन मतलब रानी, रानी मुखर्जी, ठीक है। तो ये वाली लास्ट वाली जो लाइन है वो क्या करती है, इट्स स्टेबल, ठीक है, ये स्टेबल एलिमेंट्स हैं, ये किसी से रिएक्शन ही नहीं करते हैं, ठीक है, ये रिएक्शन करते ही नहीं है, क्योंकि इनका जो कॉन्फ़िगरेशन होता है ना बच्चों, वो फुल होता है। तो ये मतलब कि किसी से ना लेते हैं इलेक्ट्रॉन ना देते हैं। जब इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस ही नहीं होता है तो कंपाउंड का फॉर्मेशन होता ही नहीं है, ठीक है। अगर कोई एलिमेंट अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, दूसरा एक्सेप्ट कर रहा है, तब क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। कंपाउंड्स दो टाइप के होते हैं, आयोनिक कंपाउंड होते हैं और कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। आयोनिक कंपाउंड कैसे बनते हैं, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। और कोवलेंट कंपाउंड कैसे बनते हैं, जो कि कार्बन बनाता है, कार्बन क्या करता है, उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो वो क्या करता है, शेयरिंग करता है, चल मेरा एक इलेक्ट्रॉन तू ले ले, तेरा एक इलेक्ट्रॉन मैं ले लूँ। तो मतलब कि ऐसे CH4 जैसे बनता है ना, तो CH4 का फॉर्मेशन ऐसे होता है, ठीक है। यहाँ तक इज दिस क्लियर, आयोनिक और कोवलेंट? यस सर। ओके, अब यहाँ पर आप सबसे पहले देखो, थोड़ा सा जूम करने की जरूरत है, अरे मिनिमाइज हो गया, ओके ओके। अब आप यहाँ पर सबके ऊपर यहाँ देख सकते हो कुछ नंबर लिखे हुए हैं, जैसे यहाँ पर आयरन जो Fe लिखा हुआ है उसके ऊपर लिखा है 26, तो 26 क्या है, शो करता है। कोबाल्ट के ऊपर लिखा है 27, एटॉमिक नंबर। फैंटास्टिक, ये शो करता है एटॉमिक नंबर। आपको अगर किसी भी एलिमेंट का फाइंड करना हो तो उसके ऊपर उसका एटॉमिक नंबर लिखा है। सोडियम का कितना होता है एटॉमिक नंबर? 11। 11। कैल्शियम का कितना होता है? 20। 20। ठीक है, उसके नीचे जो भी दे रखा है वो उसका होता है एटॉमिक वेट। तो कैल्शियम का एटॉमिक वेट कितना है? 40.078। ठीक है, अब ये एक्चुअली अगर आपको ये चीजें पता पड़ गई बेसिक, तो आप थोड़ी चीजें आप निकाल सकते हो, जैसे कि एटॉमिक नंबर आपको जैसे ही पता पड़ा तो आप बता सकते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें कितने हैं, ठीक है। जैसे कार्बन है आपका, कार्बन में एटॉमिक नंबर क्या है? 6। ठीक है, कार्बन 6। का एटॉमिक नंबर है 6, तो इसमें नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन भी होंगे 6 और इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी होंगे 6। ठीक है, अब एल्यूमिनियम में बताओ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 13. एवरीवन, 13 13. is okay. Is this clear? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो सबसे पहले यही बात अगर आपको पता पड़ जाए कि उसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उसके बाद आपको चीजें थोड़ी थोड़ी क्लियर हो जाती है। एटॉमिक नंबर से पता पड़ेगा आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से आपको पता पड़ेगा वैलेंस शेल। ठीक है, लास्ट की शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो मन चले होते हैं, वो क्या करते हैं कि रिएक्शन करते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, लास्ट वाले शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जैसे सोडियम है, अब सोडियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 281. 281. 281. ठीक है, अब एक्चुअली आपने पढ़ा होगा, चलो ठीक है, ये भी एक और चीज हम बता देते हैं। सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इस न्यूक्लियस में क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? इसके अराउंड रिवॉल्व करते हैं। ऐसा ही होता है। Yes. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. अब ये मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? ये मैं शेल्स ड्रॉ कर रहा हूँ। Shells. ठीक है, अब जैसे कि पहली जो ये शेल है, इसको क्या बोलते हैं? एल शेल। एल शेल, फिर अरे सॉरी के शेल। पहली जो शेल होती है, Shells. पहली K शेल shell. या पहली जो शेल होती है उसको बोलते हैं के, फिर आती है एल, फिर आती है एम। M. M N. माइक बंद करो, माइक बंद करो। ओके, ठीक है। अब जो क्या होती है, पहली जो शेल होती है उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद एल जो है उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। थर्ड जो शेल होती है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन? 18. 18. 18. 18. फैंटास्टिक। इसका फॉर्मूला याद होना चाहिए, कहीं भूल तो नहीं गए? इसका फॉर्मूला है 2n 2n square. स्क्वायर। ओके, इज इट गुड? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो n की वैल्यू 3 होती है। यहाँ पर जब 3 वैल्यू रखोगे तो थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब आपको पता पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन फील कैसे होते हैं। उसके बाद आप क्या कर सकते हो? आपको यहाँ पर एटॉमिक नंबर पता है। पीरियोडिक टेबल कहाँ गई? गायब हो गई। ओके, आपको यहाँ पर जो जैसे ही एटॉमिक नंबर पता पड़ा, उससे आप क्या पता पड़ेगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर इलेक्ट्रॉन्स के बाद आपको क्या पड़ेगा? कॉन्फ़िगरेशन पता पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो हाइड्रोजन वाली लाइन है ना, जो सबसे पहली है, हेलिना की रूबी से फ्रेंडशिप। ठीक है, ये जो पहली लाइन आपकी दे रखी है यहाँ पर, तो ये इसमें क्या एक स्पेशलिटी होती है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, और वो क्या करते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, तो वो क्या है? उनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 28 38। मतलब कि जैसा कि सोडियम का होता है 281। ठीक है, 11 है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 281। तो 1 इलेक्ट्रॉन वो लूज कर देता है तो उसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है स्टेबल 2 और 8। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा होगा 9th क्लास में। Yes, sir. ठीक है, Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब ये जो सेकेंड ग्रुप है बेरिलियम वाला, यहाँ पे दिख रहा होगा, जिसका एटॉमिक नंबर 4 है। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो ये जो इस ग्रुप है इसमें क्या होता है? इनकी एक स्पेशलिटी है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर ये क्या हो जाता है? इनका कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल। वैसे ही फ्लोरीन जो है यहाँ पर, फ्लोरीन के पास यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब इनको स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के लिए ये क्या कर सकते हैं? या तो 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें या 1 इलेक्ट्रॉन ले लें। तो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो इनका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है 28 288 2818। ठीक है, इनका कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाता है? स्टेबल हो जाता है। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट करने में बहुत सारी एनर्जी लग जाती है, इसलिए डोनेट करते ही नहीं। यहाँ तक सब क्लियर? इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. चलो ठीक है, अब हम आ जाते हैं हमारे वापस PDF पर। तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कैसे लिखा जाता है? Br माइनस Cl माइनस। तो माइनस क्या शो करता है? -1। इन पे चार्ज कितना होता है? -1। अब हाइड्रोजन
कार्बोनेट, इसको बाइसल्फेट आयन भी बोलते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो HCO3 माइनस होता है। सल्फेट आयन जो होता है उसका होता है सर एक्सक्यूज मी सर, यस। सर बाय सल्फेट नहीं बाय कार्बोनेट बोलते हैं ना सर HCO3 को। यस सर। कि एक्चुअली यहाँ पे मिस राइट, Yes, sir. यहाँ पे मिस राइट हो गया है, ठीक है। बाई का मतलब होता है एक ही हाइड्रोजन होना, और ये बाई कार्बोनेट आयन है, ठीक है। बाई कार्बोनेट आयन जैसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, तो यहाँ पर ये HSO3 को बोलते हैं बाई कार्बोनेट आयन। यहाँ पे मिसप्लेस हो गया है, ओके। उसके नीचे बाई सल्फेट आयन, फिर हाइड्रोक्साइड आयन को लिखते हैं OH माइनस, नाइट्रेट आयन को लिखते हैं NO3 माइनस आयन, क्लोरेट आयन को लिखते हैं, ठीक है। क्लोरेट आयन आपका इतना यूज में नहीं आएगा। फिर उसके बाद आपको याद रखना है एसीटेट आयन। एसीटेट आयन मतलब कि ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, CH3COOH आता है लास्ट में। तो एसीटेट आयन कितना हो जाएगा, वो H प्लस लूज हो जाएगा। उसके बाद जो आपको याद रखना है ऑक्साइड आयन, याद रखना है कि ऑक्साइड आयन में क्या होता है O2 माइनस, मतलब वो 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे से ले लेता है, खींच लेता है किसी 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद सल्फाइड आयन भी वैसे ही करता है, क्योंकि ऑक्सीजन और सल्फाइड क्या है, एक ही फैमिली में रहते हैं। फिर आता है कार्बोनेट आयन। तो कार्बोनेट आयन में क्या होता है CO3 2 माइनस। बाई कार्बोनेट में मतलब कि बाय मतलब होता है एक हाइड्रोजन है, ठीक है। CO3 दोनों में है। अब इसने यहाँ पर क्या करा, HCO3 में हाइड्रोजन ने एक हाइड्रोजन को लूज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर 1 -1 जो था वो हो गया -2। फिर उसके बाद आपको याद रखना है ये सल्फेट आयन, ठीक है। सल्फेट आयन होता है SO4 2 माइनस, ठीक है। H2SO4 जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, तो इसमें क्या होता है, कैसे बनता है, ये सल्फेट आयन से बनता है। उसका फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा SO4 2 माइनस, ठीक है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ, और यहाँ पर जैसे कि -3 चार्ज इनका होता है, वो नाइट्रेट आयन याद रखो आप N3 माइनस। ये इंपॉर्टेंट कुछ चीज़ें हैं, इतनी बड़ी टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी, क्योंकि इससे आप क्या बना सकते हो, कंपाउंड्स बना सकते हो एज और, जैसे कि आपको बनाना है, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाना है आपको। आपको बनाना है मैग्नीशियम क्लोराइड, Mg और क्लोरीन में आपकी रिएक्शन हुई, तो आपको कैसे पता पड़ेगा कि किस, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है। जैसे मैग्नीशियम जो है प्लस रिएक्ट करा क्लोरीन के साथ, अब आपको बनाना है कुछ फॉर्मूला बनेगा, MgCl2 बनेगा, या MgCl बनेगा, या फिर Mg2Cl बनेगा, या फिर लास्ट Mg2Cl2 बनेगा। तो क्या चीज़ ऐसी कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी, इसके लिए आपको ये टेबल जो पिछली वाली थी वो याद करनी थी। तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या होती है, +2। 2 क्लोरीन की वैलेंसी क्या होती है, -1। -1। -1. अब आप क्या करोगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। Mg के पास जाएगा 1, क्लोरीन के पास जाएंगे 2, 2 तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वो पहला वाला MgCl2 आंसर हो जाएगा, ठीक है। कुछ कंपाउंड देता हूँ, वो आप बनाते जाओ और मुझे चैट बॉक्स में उसके आंसर बताते जाओ। फर्स्ट वन इज, ओके, सोडियम, ठीक है। देन उसके बाद Zn प्लस SO4, ठीक है, और कैल्शियम प्लस OH। ओह, ये तो आप करोगे ना, ठीक है। 3 देता हूँ, 3 इनफ है, उससे आपको पता पड़ जाएगा क्या हो रहा है। चीटिंग कोई करना मत, चैट बॉक्स पे देखना मत, खुद सॉल्व करो। पेन और पेपर मैंने कहा था आपको रख के बैठना, वो इसीलिए कहा था कि कभी भी कुछ भी मैं करवाने को बोल सकता हूँ। सिंपली वैलेंसी बता देता हूँ अब,
सोडियम की वैलेंसी होती है +1, CO3 की होती है अभी बताइए -2, ठीक है। जिंक की वैलेंसी होती है +2, सल्फेट SO4 की होती है -2, कैल्शियम जो आपको बता रखा है उसकी होती है +2, OH जो है उसकी होती है -2। वेरी गुड वेदांत। बाकी सब सॉल्व करो आराम से, टाइम लो, कोई जल्दी नहीं है। यू हैव 10 सेकेंड। इजीली करो जैसे मैंने करा था मैग्नीशियम क्लोराइड का। ठीक है, आंसर इज राइट। मैं करके दिखा देता हूँ। अभी तक जिसको नहीं आया वो ध्यान से देख लेना। सबकी वैलेंसी मैं लिख देता हूँ, फिर आप क्रॉस मल्टीप्लाई तो आप ही करना। सोडियम की वैलेंसी होती है +1, कार्बोनेट की वैलेंसी होती है -2, ठीक है। जिंक की जो वैलेंसी होती है वो होती है +2, फिर सल्फेट आयन की जो वैलेंसी होती है वो -2, कैल्शियम की जो होती है वो होती है +2, और फिर हाइड्रोक्साइड आयन की होती है -1। ठीक है, फॉर्मूला जो भी बनेगा अब आपको इतना तो सॉल्व करना। जिसको समझ में नहीं आया है प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन, मैं उसको करके दिखाऊंगा। इज दिस क्लियर? समझ आया? Yes, sir. यस सर। Yes. Yes, Yes. sir. सर यस, गो फॉर इट। पूछिए। किसको डाउट है? नो चलिए सर। चलिए मूव ऑन। ओके, उसके बाद क्या देख रहे थे हम? ठीक है, ये हमने देख लिया। उसके बाद बैलेंसिंग कैसे करनी है, हिट एंड ट्रायल मेथड बोलते हैं, बुक में जो करते हैं लंबा वाला, उसमें ये आयरन के लिख रखा है। आयरन ऑक्साइड का फॉर्मेशन है ये तो क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं कि लेफ्ट साइड कितने हैं एटम, दोनों साइड लिखते हैं, ठीक है। यस, सर एसिटिक एसिड का फॉर्मूला तो CH3COOH होता है ना? हाँ, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3 C, COOH। हाँ COOH। सर तो ऊपर गलत लिखा है कहाँ पर? सर, ऊपर के चार्ट में। वो एसीटेट का फॉर्मूला है। वो एसिटेट आयन है इसमें, आयन आयन जैसे क्लोरीन का क्लोराइड Cl2 लिखते हैं हम, वो होती है क्लोरीन। अब क्लोराइड आयन है वो हाँ Cl-, यहाँ पर एसिटेट जो है वो आयन की फॉर्म में बच्चे, यहाँ पर H होता हाँ है ना तो ये एसिटिक एसिड हो जाता है। हाँ यस सर। चलो वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद ये देख लेते हैं, अब यहाँ पर क्या करा है, लेफ्ट साइड एक आयरन है तो लेफ्ट साइड एक आयरन लिख रखा है, राइट साइड जितने हैं उतना लिख दिया, ठीक है। सिंपल सिंपल कर रखा है इन्होंने। लेफ्ट साइड और राइट हैंड साइड जितने एलिमेंट के आगे कॉफिशिएंट थे वो लगा दिए हैं। फिर इन्होंने क्या करा है, बुक में सबसे पहले क्या बैलेंस करा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम जो हैं, ठीक है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम किसके दिख रहे हैं, ऑक्सीजन के दिख रहे हैं। तो पहले बैलेंस ये क्या करेंगे, ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं, ठीक है। सबका अपना प्रोसेस है। हमने प्रोसेस बनाया कि पहले मेटल बैलेंस करो, फिर नॉन मेटल करो, फिर हाइड्रोजन करो, और फिर अरे लास्ट क्या बैलेंस करते हैं? Oxygen. ऑक्सीजन। Oxygen. ठीक है, हमारा मेथड बिल्कुल परफेक्ट है, कभी गलती नहीं होगी। बुक वाला बोल रहा है कि सबसे पहले क्या बैलेंस करो, जिसके नंबर ऑफ एटम ज्यादा है, तो इसने पहले ऑक्सीजन को बैलेंस करा। तो जो लेफ्ट हैंड साइड चार को जैसे ही बैलेंस करा, ठीक है, तो इसने वापस से नई इक्वेशन बना दी, ठीक है। जैसे ही मतलब कि 4 बैलेंस करा लेफ्ट हैंड साइड, आप देख सकते हो, तो इक्वेशन वापस लिखी, फिर वापस डब्बा बनाया, ठीक है।
डब्बा बनाने के बाद क्या करा इसने, कहा कि फिर हाइड्रोजन और आयरन बैलेंस नहीं है, तो इन दोनों में से सबसे ज्यादा एटम है हाइड्रोजन के पास, तो फिर इसने हाइड्रोजन को बैलेंस करा। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करा तो हाइड्रोजन 8 है रिएक्टेंट में और 2 है प्रोडक्ट में, तो 4 मल्टीप्लाई करा रिएक्टेंट में, फिर वापस वो इक्वेशन लिखी, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई करने के बाद। उसके बाद क्या बता रखा है, ऑक्सीजन बैलेंस है, हाँ बैलेंस है, फिर हाइड्रोजन बैलेंस है, बैलेंस है, लास्ट में क्या बैलेंस नहीं है, आयरन। तो इसने क्या करा, आयरन बैलेंस कर दिया, रिएक्टेंट में 3 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब फाइनल उसने चेक करा कि भाई दोनों बराबर हो रहे हैं कि नहीं, फाइनल वापस चेक करा। तो कितना लेंथी प्रोसेस है, हम तो सिर्फ 20 सेकंड के अंदर डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। आप कर सकते हो ऐसा जो कि बुक में कर रखा है, यस सर, Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है। अगर आपका ये क्वेश्चन अगर स्कूल में अगर 5 मार्क्स का आ जाता है तो आप एक एक स्टेप को सॉल्व करना, डब्बे बना लेना, और मेटल करना, फिर नॉन मेटल करना, फिर हाइड्रोजन करना, फिर ऑक्सीजन करना, ठीक है। आपको शो करना पड़ेगा कि आपको मेथड आता है। फिर उसके बाद सिंबल मैंने बता दिए थे, गैस रिलीज हो करती है तो हम एरो यूज करते हैं, ठीक है। अगर लिक्विड में है तो लिक्विड बताते हैं, सॉलिड है तो सॉलिड बताते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम ये भी मेंशन करते हैं, ठीक है, यहाँ पर कि प्रेशर कितना है, तो 200 एटमॉस्फेयर प्रेशर है, उसके नीचे लिख रखा है 450 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। यहाँ पर मुझे बताओ कि 22400 ये एक्सोथर्मिक होगी या एंडोथर्मिक होगी, एक्सोथर्मिक। Exothermic. ठीक है। एक्सक्यूज मी सर, यस, सर ऊपर जो रिएक्शन है N2+3H2 gives 2NH3 plus 22,400 कैलोरी, हाँ, वहाँ पे डबल एरो क्यों है? अच्छा ये डबल एरो, चलो ठीक है, ये एक्चुअली अच्छा सवाल पूछा। अब अगर ये रिएक्शन एक डायरेक्शन में होती तो हम क्या एक एरो लगाते। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड भी हो रही है और बैकवर्ड भी हो रही है, ठीक है। मतलब नाइट्रोजन हाइड्रोजन मिलके अमोनिया भी बना रहे हैं, और अमोनिया से टूट के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी बन सकता है। तो मतलब ये जो रिएक्शन हो रही है ना, ये दोनों डायरेक्शन में हो रही है, फॉरवर्ड भी जा रही है और बैकवर्ड भी जा रही है। तो ऐसी रिएक्शन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम रिएक्शन, ठीक है। सब ध्यान रख लेना, ये एक ऐसी रिएक्शन होती है, इसमें क्या होता है, फॉरवर्ड भी रिएक्शन हो सकती है और बैकवर्ड भी रिएक्शन हो सकती है। इज दिस क्लियर? Yes, sir. यस सर। उसके बाद देखिए, हमने देख लिया था एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक, बहुत सिंपल सी चीज थी, ओके। अब ये कुछ रिएक्शंस आपको बता रखी है, ऐसा बोला जाएगा हाइड्रोजन गैस को कंबाइन करो नाइट्रोजन के साथ, अमोनिया कैसे फॉर्म होगा, आपको इसकी क्या बनानी है, इक्वेशन, ठीक है। 4 क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, अपनी कॉपी में कर लेना, क्वेश्चन नंबर 1 करके आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना हो लिख लो, चलो नीचे, Yes, sir. ठीक है। खुद करना, आंसर बाद में देख लेना। उसके बाद बैलेंस कर लो, ये 2 रिएक्शन और बता रखी है, तो ये तो चलो हमने बहुत सारी कर रखी है इसलिए जरूरत नहीं। अगर करना है तो ये कर लेना, थोड़ी सिंपल सिंपल टाइप की है जो कि आपके स्कूल लेवल पे आती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 को बैलेंस करना, स्क्रीनशॉट ले लो, पहले क्वेश्चन करना, आंसर बाद में देखना। पहले आंसर देख लोगे तो कभी क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे सॉल्व। चलूँ आगे? Yes, sir. ओके। उसके बाद और दे रखी है, इनका तो मन ही नहीं भरा रहा है, ओके। उसके बाद चलो ठीक है, उसके बाद हमारा टॉपिक था टाइप्स ऑफ रिएक्शन, हमने पढ़ा था। पहला था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसको ही बोलते हैं सिंथेसिस रिएक्शन, ठीक है, इन्होंने अलग नाम दे रखा है। डीकम्पोजिशन पढ़ा था, फिर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था, फिर रीडॉक्स, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन पढ़ा था, ठीक है। अब एक जो है वो, ठीक है, ओके, हम लोग देख लेते हैं। देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन देख लो, H2Cl2 HCl, फिर वाटर फॉर्मेशन, फिर सल्फर ट्राईऑक्साइड फॉर्मेशन, फिर अमोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन। तो इसमें सब में क्या हो रहा है, कंपाउंड एलिमेंट्स ऐड होते जा रहे हैं, तो ये कैसी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कैसे होती है, तो आप यहाँ पे देख लो, एक आपको बर्नर दिख रहा होगा, टेस्ट ट्यूब में आपका पड़ा है, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट समझ लो, या फिर जो भी जिस भी कंपाउंड को आप ब्रेक कर रहे हो ना, जैसे कि ये हो सकता है FeSO4, ये जो 1 2 3 4 इक्वेशन दे रखी है आपको, ये सब आप इस टेस्ट ट्यूब में डाल के यहाँ पर हीट करोगे तो वो अपने आप जो गैस फेज है वो ऊपर गैस इवेपोरेट हो जाएगी,
और सॉलिड जितना भी बचेगा वो नीचे यहीं टेस्ट ट्यूब में रह जाएगा। ठीक है, तो डीकम्पोजिशन कैसे कर, हमने भी मेथड देखे थे, हीटिंग करी थी, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी से करी थी कि वाटर में इलेक्ट्रिक करंट हमने पास करा था, तो हाइड्रोजन अलग हो जाती है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है। फिर हमने सनलाइट यूज़ करी थी थर्ड में, ठीक है, AgCl लिया था, सनलाइट डाली थी तो Ag सिल्वर अलग हो गया था, क्लोरीन गैस अलग हो गई थी। वो मेथड कैसे करेंगे ये देख सकते हो यहाँ पर फिगर में आप कि सनलाइट आती है, ये आपकी वॉच ग्लास है, सिल्वर क्लोराइड आपने इसमें डाला है, सनलाइट आती है, क्लोरीन उड़ जाती है, बचता क्या है सिर्फ सिल्वर। सेम आपका AgBr के साथ होगा, Ag मिलेगा आपको और ब्रोमीन गैस आपको मिलेगी। ओके नेक्स्ट, फिर हमने देखी थी रिएक्टिविटी सीरीज। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में जो सबसे ऊपर होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, बीच में जो होते हैं वो मिडिल रिएक्टिव होते हैं, और हाइड्रोजन के नीचे जितने होते हैं, ठीक है, वो सब कैसे होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव। अब यहाँ से यहाँ तक याद करने का एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बता देता हूँ। हाइड्रोजन जो है आपका, उसको लिखते हो आप H, कॉपर Hg, Ag, Au। ठीक है, आप इसको ऐसे याद कर लो, हाई कोड है आपका, ठीक है, हाई कोड है आपका, तो जो क्लास के आता है वो होता है प्लेटिनियम। ठीक है, हाई कोड आपका है, लेकिन हाई कोड वैसे किसी का होता नहीं है, लेकिन आप याद करना चाहो कि कौन से लीस्ट रिएक्टिव होते हैं तो आप ऐसे याद कर सकते हो। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम आपको पता पड़ जाएगा, ये हाई कोड है आपका। ठीक है, मेरा भी नहीं है, आप लोगों का है। चलिए, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने देखा था, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो दूसरे को धक्का मार देता है और खुद उस सॉल्यूशन में जाके बैठ जाता है। तो ये वैसी बहुत सारी रिएक्शन मैंने करवाई थी, आपसे पूछा था कौन किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन किसको नहीं करेगा, ऐसा टाइप का कुछ है। फिर उसके बाद हमने बताई थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलो, एक नया नाम पता पड़ा, डबल डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं मेटाथेसिस रिएक्शन। आई डोंट नो मेटाथेसिस रिएक्शन। ओके ठीक है, मुझे भी आज ही पता पड़ा। इसमें क्या होता है, दो कंपाउंड रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म टू डिफरेंट कंपाउंड बाय क्या करते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन। जैसे नीचे आप देख सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने देखी थी, एसिड बेस सॉल्ट और वाटर, एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर। फिर ऊपर जैसे हमने देखा था उसमें क्या हो रहा था, Na2SO4 बेरियम क्लोराइड, तो क्लोरीन चले जाएगा सोडियम के पास, बेरियम आ जाएगा सल्फेट के पास, आयन एक्सचेंज हो गए। ठीक है, डबल बार आयन एक्सचेंज हो गए कंपाउंड के, तो उसको बोल दिया डबल डिस्प्लेसमेंट। कैसे होती है ये रिएक्शन देखना चाहते हो तो दो टेस्ट ट्यूब में, एक टेस्ट ट्यूब में आपने लिया है Na2SO4 नीचे वाली टेस्ट ट्यूब में, और ऊपर वाली टेस्ट ट्यूब में आपने डाला बेरियम क्लोराइड। मीटिंग खत्म हो जाए तो आप इस ज्वाइन कर लेना, बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, 1 मिनट ही बाकी है, बंद हो सकती है। एक टेस्ट ट्यूब में आपने एक कंपाउंड लिया, दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपने दूसरा कंपाउंड लिया, ये दोनों कंपाउंड एक्वस हैं, यहाँ पर AQ लिख रखा है, मतलब कि वाटर इसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करके उसका सॉल्यूशन बनाया हुआ है। ओके, दोनों को जब आप ऐड करोगे, एक BaSO4 जो होगा, ठीक है, वो तो मतलब वाइट कलर का PPT बन जाएगा, PPT मतलब कि इनसॉल्युबल सॉलिड, और NaCl एक्वस रहेगा जो कि पानी में घुल जाएगा। फिर हमने देखा था ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसको ही हमने कहा था रीडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, चलो अब एक चीज़ और हम देखेंगे, पर ये मीटिंग अब आज जब 1 मिनट बोल दिया तो ये तो लंबा ही जा रहा है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन देखते हैं, ये मीटिंग खत्म हो गई।